Hello everyone, this is Mayank Kothari. Welcome back again, and today we are going to solve question number 25. This question is on the concept of decision tree analysis. So question number 25 onwards हम देखेंगे और इसी लेक्चर में सारा चैप्टर हम खत्म कर देंगे. आइए देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 25 डिसीजन ट्री एनालिसिस पे. L&R लिमिटेड विशेस टू डेवलप न्यू वायरस क्लीनर सॉफ्टवेयर. एक कंपनी है L&R लिमिटेड, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये डेवलप करना चाहती है एक सॉफ्टवेयर. सो टेक्नोलॉजी की बातें हो रही है यहाँ पे. वायरस क्लीन करने वाला सॉफ्टवेयर जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में नहीं, दूसरा और वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करना चाहे तो हम उसे कहते हैं एंटी वायरस. द कॉस्ट ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट वुड बी 2,40,000. इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट रहेगी वो है 2,40,000 रुपए. प्रेजेंटली द चांसेस ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल आर 50%. अभी चांसेस क्या है देखो, 2,40,000 का मैं पायलट प्रोजेक्ट है और ये कमर्शियली मतलब सक्सेसफुली मैं इसको लॉन्च कर दूंगा, इसके चांसेस 50% है. यानी कि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 50% है और फेल होने के चांसेस भी 50% है. L&R कैन इन्वेस्ट द सम ऑफ ₹20 lakhs टू मार्केट द प्रोडक्ट. अब L&R लिमिटेड जो है ये 20 लाख रुपए और खर्चा कर सकती है इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए. अब आप ही दिमाग लगाइए कि ये 20 लाख रुपए का इंसान कब खर्चा करेगा. बहुत ही सिंपल सी बात है, जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए और पता चल जाए कि नहीं चलने वाला है तो क्या आप उसकी मार्केटिंग करेंगे? मार्केटिंग में पैसा डालेंगे? नहीं डालेंगे. सो 20 लाख रुपए है. सच एन एफर्ट कैन जनरेट परपेचुअली. अब इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वर्ड परपेचुअली. अब आपको ध्यान रखना है परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट. अगर वो नहीं समझ आया तो इस क्वेश्चन में दिक्कत जाएगी. अच्छा, सच एन एफर्ट कैन जनरेट परपेचुअली एंड एनुअल नेट आफ्टर टैक्स कैश इनकम ऑफ 4 लाख. सबसे पहले तो हर साल की इनकम है, नेट ऑफ किया हुआ है, मतलब इसके अलावा और कोई कैश नहीं है. आउटफ्लो इनफ्लो जितने भी होंगे खर्चे पानी सब माइनस प्लस करके आया, और ये आफ्टर टैक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर से कैश है तो ये एग्जैक्टली कैश फ्लो है. ठीक है, 4 लाख का. इवन इफ द कमर्शियल लॉन्च फेल. अगर कमर्शियल लॉन्च फेल भी हो जाता है तो वो फिर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि 12 लाख रुपए का, विद द होप ऑफ गेनिंग परपेचुअली अ सम ऑफ ₹1 लाख. इवेल्युएट कीजिए इस प्रपोजल को अडॉप्टिंग द डिसीजन ट्री अप्रोच, जिसमें डिस्काउंटिंग रेट होगा आपका 10%. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25. आप यहां पे खड़े हैं, आपके पास में 2 ऑप्शन है. या तो आप इन्वेस्ट करो या तो आप इन्वेस्ट मत करो. कुछ भी इन्वेस्ट मत करो, सिंपल सी बात है. इवैल्यूएट करना है प्रपोजल. अब इन्वेस्ट अगर करोगे तो 2,40,000 आपके लग जाएंगे, और नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा. ये तो बात जायज़ सी है. ठीक है, अब डिसीजन ट्री कैसे बना रहे, ध्यान दो. अगर 2,40,000 आपने डाले तो 2 चीजें हो सकती है. या तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, या तो प्रोजेक्ट फेल होगा, जिसके चांसेस भी उन्होंने दिए हमको 50%. अब और ध्यान दो, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो हम यहां पे 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे और हर साल 4 लाख रुपए की इनकम होगी. कितने सालों तक? एक बार क्वेश्चन देख के जरा सा बताइए, कितने सालों तक? परपेचुअली, मतलब नेवर एंडिंग, पर एनम. लेकिन अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो हम 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें हम 1 लाख पर एनम कमाएंगे. अब आपको इस पॉइंट पे खड़े रह के ये बताना है, आप यहां पे हो, कि आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए पे तो कहानी खत्म हो गई. जीरो कैश फ्लो दिख रही है आपको, ना प्रॉफिट ना लॉस. तो एक चीज समझ आती है, यहां तो जीरो है, लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर यहां पे पॉजिटिव फिगर आ जाए
तो हम इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं आई, निगेटिव आई, इसका मतलब आप इन्वेस्ट मत करो। जीरो बेहतर है निगेटिव फिगर से। सो यहाँ अगर निगेटिव आ रही है नेट में तो आप ये डिसीजन लोगों की इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन पॉजिटिव आ रही है तो हम इन्वेस्ट करेंगे। सर यहाँ तो निगेटिव आ रही है ना, देखो 2,40,000 लिखा हुआ है यहाँ पे। सर ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से जो मिलने वाला पैसा है वो भी कंसिडर करके नेट में बताओ कि पॉजिटिव या निगेटिव फिगर है। सो टाइमलाइन के हिसाब से बताता हूँ। यहीं पे आप 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहीं पे क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ, 1 साल वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया, यहीं पे 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहीं इसके बाद से आपको एनुअली 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख ऐसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2,40,000 के बाद में या तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 12 लाख का किया तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसा परपेचुअली मिलता जाएगा। अब आपको डिसीजन लेना है। ये पार्ट आप छोड़ दो, ये मतलब रफ वर्किंग है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। अब 20 लाख जो है ये आज की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो जो है, लेकिन 4 लाख हर साल की वैल्यू है। तो रेड में लिखेंगे हम, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, ध्यान देंगे अब इसमें। यहाँ हम डिसीजन लेंगे, या तो इन्वेस्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, या तो सक्सेस या तो फेल। जिसके चांसेस क्वेश्चन ने दिए हैं हमको 0.50, जिस पे कैश इनफ्लो जो है वो कितनी हो रही है, ध्यान दो। अगर सक्सेसफुल हुआ तो 20 लाख इन्वेस्ट करोगे, माइनस 4 लाख हर साल मिलेंगे परपेचुअली। परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हो? फ्यूचर वैल्यू तो नहीं निकाली जा सकती, लेकिन परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू ज़रूर निकाली जा सकती है। सिर्फ इतना याद रखो, ये 20 लाख है, ठीक है। अब आपको हर साल 4 4 4 4 और आगे मिलते ही जा रहा है, सिर्फ रोको मत उसको। तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हो? परपेचुटी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंटिंग रेट। यही फॉर्मूला था आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वापस जाके परपेचुटी वाला वीडियो देखना पड़ेगा। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 0.10 करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि 10% का रेट है, तो उससे फिगर आती है मेरी 40 लाख की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ इसको पूरा, -20 + 40, और ये 40 कैसे आया, 4 डिवाइडेड बाय 0.10, तो आंसर आता है 20 लाख। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से आज ही की टर्म में मुझे 40 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 4 4 4 ऐसे आगे मिलेगा। सो अल्टीमेट जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है दैट इज़ 20 लैक्स। सेम चीज़ आप यहाँ पे करो, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कितना मिलेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.10 पर एनम, यानी कि 10 लाख मिलेगा। तो ये आ रहा है -2। तो अब मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि सर मैंने प्रोजेक्ट में 2,40,000 डाले, तो उसके बाद मेरा सक्सेसफुल होने के चांसेस 50% है, यानी कि 20 प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आने के चांसेस भी 50% हो गए, और -2 आने के चांसेस भी 50% हो गए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ या तो 20 हो सकता है या तो -2 हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू। अब इस 20 में जो 20 लाख का आउटफ्लो है और 40 का इनफ्लो है वो आया है, और नीचे जो 2 लाख दिए आपको 12 लाख का आउटफ्लो और 10 लाख का इनफ्लो है वो आया है। तो यहाँ पे कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, बट ये 20 लाख होने के चांसेस सिर्फ 50% है, तो 10 हो गया, और ये हो गया -1। -1 नहीं होएगा, गलत है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही समझदारी वाली बात है जो आपको समझनी पड़ेगी।
ऊपर वाला 20 लाख तो ठीक है, लेकिन ध्यान दो, अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आपको पता है कि अगर मैंने 12 लाख रुपए डाले तो मुझे 10 ही मिलेगा, यानी -2 मेरी वैल्यू होगी। तो आप ऐसे टाइम पे क्या 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं। यानी कि अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यानी एक्चुअल में यहाँ पे आपका ज़ीरो होगा, मिलेगा भी ज़ीरो और वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तो यहाँ जो प्रेजेंट वैल्यू लेनी है वो ज़ीरो लेनी है, -2 नहीं लेनी। कोई भी दुनिया में ऐसा बेवकूफ़ इंसान नहीं है जहाँ पे उसको हम कहें कि डिसीजन लो, 20 लाख डालोगे या 12 लाख डालोगे। 20 लाख डालने पे 40 वापस मिलेगा तो 20 का प्रॉफिट है, तो मैं बोलूंगा चल 20 लाख डाल ले। लेकिन 12 डालने पे 10 मिलेगा तो -2 आएगा, यानी 2 का नुकसान है। तो क्या मैं 12 भी डालूंगा? नहीं। क्यों जबरदस्ती डलवाने लगा रहे हो उसे 12 लाख रुपए? जब उसको पता है निगेटिव आने वाली वैल्यू, तो वहां पे वो जीरो डालेगा। तो वहां की जो वहां पे जो कैश फ्लो है, जीरो होने के चांसेस कितने? 50%। तो यहाँ जो है ये जीरो आएगा, इस पे स्टार मार्क करना, ठीक है, नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया 10, ये हो गया ज़ीरो, तो नेट में हो गया 10, ठीक है, लेस। अब सक्सेसफुल हो या फेल हो, इन्वेस्ट तो कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया तो कैश आउटफ्लो जो 2,40,000 की लग चुकी है वो लग चुकी है। तो आपकी टोटल आ गई 7.6 लैक्स पॉजिटिव एनपीवी। और अगर आपने डू नॉट इन्वेस्ट चूज किया होता तो ज़ीरो आती एनपीवी। तो यहाँ पे क्या डिसीजन लेना फ़ायदेमंद है? यहाँ कितनी आ रही है? 7.6, और यहाँ आ रही है सर ज़ीरो। आप बोलो, अब आप अगर यहाँ पे खड़े हो ज़ीरो पॉइंट पे, तो क्या आपको 7.6 पॉजिटिव चाहिए या ज़ीरो चाहिए? कोई भी बोलेगा 7.6 पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना है। डिसीजन, कंपनी शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट as the NPV is positive। मतलब फेल हो या सक्सेसफुल हो, सबको कंसिडर करने के बाद 7.6 आ रहा है हमारा। ये जरूरी है। इफ द प्रोजेक्ट फेल्स देन इंस्टेड ऑफ having negative investor will choose not to invest further। फर्दर का मतलब 12 लाख रुपए अब इन्वेस्ट नहीं करेगा। 2,40,000 कर दिया तो कर दिया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हो चुका है। and thus cash flow at that point will be ज़ीरो। समझा क्यों ज़ीरो आया? सो दिस इज़ व्हाट द एंटायर आंसर। अल्टीमेटली आपके एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, यू शुड गो विद द प्रोजेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ज़ीरो वहाँ पे लिखना, क्योंकि अगर आपके हाथ में है, कंट्रोल में है। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी डिसीजन ट्री के टाइम पे, कुछ चीज़ें कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। सो जो चीज़ें कंट्रोल में होती है वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आप क्या डिसीजन लोगे। सो ऐसे टाइम पे निगेटिव से बेटर है हम डिसीजन लेंगे कि इन्वेस्ट ही ना करें। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप बस एक बार का ये लिख लो, 2 मिनट में देता हूँ, और उसके बाद में सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे।
ये क्वेश्चन आप डिलीट कर दो, ये क्वेश्चन आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। मतलब दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द रिस्क एनालिसिस, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द कंपनी, यानी कि सीए फाइनल का क्वेश्चन है ये। अच्छा, क्यों क्वेश्चंस में कुछ काटने लगा रहा हूँ आपके सिलेबस में, आप बोलोगे सर पहले ही आपने उसमें डाल देना चाहिए था। ये सारे क्वेश्चन आपके कैपिटल बजटिंग के चैप्टर जो है सीए फाइनल में जो था वो है। अब इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में वो पूरा चैप्टर इधर शिफ्ट कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या है कि पूरा का पूरा कंटेंट नहीं आया इधर में। आपको सिर्फ बेसिक लेवल का रिस्क एनालिसिस, बेसिक भी नहीं बोल सकता हूँ, 70 to 80% रिस्क एनालिसिस जो सीए फाइनल में था वो अप्लीकेबल है। अब उसमें से कुछ 20-30% जो छूट गया है उसके लिए क्या है कि आपको सीए फाइनल के लेवल का ही वो क्वेश्चन है, और दूसरे चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट उसमें कुछ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे उन्होंने वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालने बोला है, इट्स ईजी। मतलब मैं आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 26 में भी कि मतलब नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा कि क्या क्या किया है, लेकिन वो आपके लेवल का है ही नहीं, तो आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे और अननेसेसरी पैनिक करोगे। इससे अच्छा आप उसको अभी स्किप कर दो। तो वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन था, वहीं पे वापस डाल देंगे उसको, यहाँ से हटा देंगे फिलहाल। और एक और चीज़ नोट करके रखिए कि क्वेश्चन नंबर 26 के मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप काट के रखो, क्वेश्चन नंबर 26 आप देख लो आंसर से या स्लाइड्स के थ्रू, समझता है बहुत ही अच्छी बात है। कुछ भी नहीं है आपका, एक तो सिनेरियो एनालिसिस यूज़ हुआ है, डिसीजन ट्री आप यूज़ कर सकते हो, वैल्यू ऑफ कंपनी में परपेचुटी भी यूज़ हुआ है। तो 3-4-6 चीज़ें हैं उसमें, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप एक टेस्टिंग कर सकते हो खुद की कि अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड हो एफएम के लिए काफ़ी हद तक। नहीं भी समझ में आता तो आप उसको स्किप कर सकते हो बिंदास। क्वेश्चन नंबर 26 तो मैंने आपके लिए ऐसा हटा दिया। 27-28 सर होमवर्क है, दोनों के दोनों सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच पे बेस्ड है। 29 क्वेश्चन नंबर काट दो। क्यों सर, क्वेश्चन नंबर 29 भी वैसा ही है क्या? क्वेश्चन नंबर 29 सर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब मैं आपको बता देता हूँ ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखो यहाँ पे भी यही चीज़ है, वो गलती से प्रिंटिंग में आ गया वापस। सो ये हम काट देंगे, सेम एज क्वेश्चन 12। अब बचा है सर क्वेश्चन नंबर 30 जो हम करेंगे अभी, ध्यान देंगे सर। अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो क्या करता है सर, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाता है। इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल ऑफ परचेसिंग वन ऑफ द टू प्लांट्स, अब वो दो में से एक प्लांट खरीदना चाहता है, डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। प्लांट ए, प्लांट बी, कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 20 लाख की और 38 लाख की है। इंस्टॉलेशन के चार्जेस यानी कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है, ये डेप्रिशिएट होगी, ये फिक्स्ड असेट बनेगा तो इस पे डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। इंस्टॉलेशन के खर्चे है 4 लाख का और 2 लाख का, तो ये भी कैपिटलाइज होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द फिक्स्ड असेट्स, तो इस पे भी डेप्रिशिएशन, यानी कि ये 24 लाख बनेगा और ये बनेगा आपका 40 लाख का। लाइफ अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इस क्वेश्चन में, वो है 20 साल की लाइफ इसकी है और प्लांट बी की 15 साल की है। आपने लास्ट चैप्टर में देखा होगा, ये स्टार्टिंग लास्ट चैप्टर में देखा होगा, तो अपन ने एक पॉइंट अपने पास में आया था जहां पे डिसीजन जब लेना होता है और अनइक्वल लाइव्स होती है तो वहां पे आप कैसे डिसीजन लेते, तो एक कॉन्सेप्ट देखा था इक्वलाइज्ड, एनुअलाइज्ड इक्वल क्राइटेरिया या एनुअल इक्वेटेड एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया, या क्राइटेरिया बोलता हूँ, कैश फ्लो, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट बोलो क्योंकि 3-4 नाम है अलग अलग जगह पे ईएसी के। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट ईएसी मतलब हम सारे ईयर्स में हर साल की कैश फ्लो को इक्वल कर देंगे, यानी कि प्लांट ए को चलाने की हर साल की कीमत कितनी, प्लांट बी को चलाने की हर साल की कीमत कितनी, तो दोनों प्लांट का बेसिस सेम कर दिया हर साल। अभी दोनों प्लांट की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो कॉस्ट की, तो ये कॉस्ट प्लांट ए की कॉस्ट मान लो 100 रुपये आ रही है, प्लांट बी की आ रही है 80 रुपये, तो आप बोलोगे सर प्लांट बी ले लो क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आ रही है, लेकिन आपका डिसीजन गलत होगा। क्यों यार, प्लांट बी की कॉस्ट कम है क्योंकि वो 15 साल तक ही चला रहे हो आप, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि ये 20 साल तक चल रही है, तो डिसीजन तो गलत हो गया। बेसिस सेम होना चाहिए, इसके लिए हम इस क्वेश्चन में भी ईएसी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ईएसी वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सबसे पहले तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो टोटल कॉस्ट की, जितनी भी कॉस्ट होगी उसकी, तो 20 साल की कॉस्ट ये है, अब डिवाइडेड बाय 20 साल का एन्युटी फैक्टर कर दो,
सेम चीज प्लांट बी में करेंगे कि प्लांट बी के 15 साल के जितनी भी कैश फ्लोज होंगी, स्टार्टिंग में, बीच में, आखिरी में, सब की प्रेजेंट वैल्यू ले लो। तो सारी 15 साल की कॉस्ट आज की टर्म में आ गई, उसको डिवाइड कर दो 15 साल के एन्युटी फैक्टर से। तो अब जो दोनों में आंसर निकलेगा वो होगी हर साल की इक्वल कॉस्ट, दोनों ऑप्शन में। स्क्रैप वैल्यू आपको दी है दोनों की 4 लाख। आपको आउटपुट पर मिनट दिया है कि 200 और 400। हर मिनट में आप 200 यूनिट बनाते हो प्लांट ए में, हर मिनट में प्लांट बी में 400 यूनिट बनाते हो। ठीक है। द एनुअल कॉस्ट ऑफ द टू प्लांट्स आर एज फॉलोज। साल भर की कॉस्ट दो प्लांट्स की ऑलरेडी दी हुई है। रनिंग आवर्स पर एनम 2500 घंटे चलती है प्लांट ए और प्लांट बी। वेजेस साल भर के, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिपेयर, पावर, फिक्स कॉस्ट। विल इट बी एडवांटेजेस टू बाय प्लांट ए और प्लांट बी? क्या एडवांटेजेस है ये आपको बताना है। प्लांट ए खरीदना चाहिए हमने या प्लांट बी खरीदना चाहिए? सब्सटैंशिएट करो आपका आंसर विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्लांट। क्या निकालनी है सर आपको? यूनिट कॉस्ट निकालनी है प्लांट की। अज्यूम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, यानी डिस्काउंटिंग के लिए ये काम आएगा आपको। मेक अदर रिलेवेंट अजम्पशंस। टैक्स कहीं दिया है क्या? सर अगर टैक्स नहीं दिया हुआ आपको पूरे क्वेश्चन में तो डेप्रिशिएशन भी कुछ काम का नहीं, क्योंकि डेप्रिशिएशन पे सिर्फ टैक्स सेविंग काम आती है आपको। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन आप शुरू करेंगे। 2 मिनट बस मेरे को दे दो, मैं आ रहा हूँ अब भी वापस। सुधान दो। क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला है? यूनिट कॉस्ट पर एनम। अब यूनिट कॉस्ट निकालनी है, यानी कि आपको साल भर उस प्लांट को चलाने की कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल यूनिट्स लेने। इतनी चीज समझो। आधी चीजें आपको एनुअल कॉस्ट में ही दी है, सिर्फ टोटल करना है। जो आपको एनुअल में नहीं दिया है वो है स्टार्टिंग की कॉस्ट और एंडिंग की। कैसे? ये मान लो पीरियड है, प्लांट ए लेते हैं सिर्फ। यहाँ पे आपको लग रहा है कुछ 20 लाख और 4 लाख 24, फिर हर साल कुछ कैश फ्लो लग रही है और आखिरी में ये 4 लाख पे बिक रहा है। एनुअल कॉस्ट निकालना है तो सर ये है वो एनुअल कॉस्ट, ये है हर साल के एंड में जो दी हुई है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, आपका आंसर आ गया। लेकिन इस कॉस्ट में दो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, वो है एक तो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट। है क्या इंक्लूडेड? नहीं है, वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सिर्फ इनिशियल कॉस्ट को और स्क्रैप वैल्यू को आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ और इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट में डिवाइड कर दो। तो इसका तरीका देखो, मैं बता रहा हूँ। प्लांट ए, प्लांट बी। सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट, उसके बाद इंस्टॉलेशन का खर्चा, ठीक है। ये तो 0 पॉइंट पे ही है, तो ये आ गया आपका 24 लाख, ये आ गया आपका 40 लाख, और ये प्रेजेंट वैल्यू ही है। आपको क्या लेना है सर? प्रेजेंट वैल्यू। अब दूसरा पार्ट आता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। स्क्रैप वैल्यू ले लो, चार लाख की स्क्रैप वैल्यू दोनों की दी हुई है आपको। ठीक है,
लेकिन एक है 20 साल के एंड में, एक है 15 साल के एंड में। यानी कि उस स्क्रैप वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो 20 साल के एंड से उसको खींच के लाना पड़ेगा, फिर 15 साल के एंड से उसको खींच के लाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%। तो ध्यान दो, 1 डिवाइड बाई 1.10। अब 15 बार दबाऊंगा मैं, ठीक है, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.239। और 5 बार दबाओ तो 20 पे आ जाओगे, 16 17 18 19 20.149। चलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू 59,600 95,600। अब ये आपको उसके अंदर में करना है एडजस्ट, और ये होगा माइनस। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू इज इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ₹23,40,400। $39,04,400। मेरे को लग रहा, क्वेश्चन मेरे को ना एक बार देखने दो। मेरे को लग रहा है 20 साल उधर होने चाहिए थे, 15 इधर होने चाहिए थे। एक सेकंड होल्ड करना बस। कहाँ मिलेगा ये फास्ट ट्रैक? सही है। 24, 40, 20, 15। ठीक है, चलो सर, जो फिगर हमने निकाली वो सही है, अभी तक की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब आपने ले लिया प्रेजेंट वैल्यू ए और बी का। ये क्या है, ये चीज़ भी ध्यान में रखो।
सिर्फ अभी तक दो चीज़ें कंसिडर हुई है। एक तो पॉइंट हो गया ये ए, एक तो पॉइंट हो गया ये बी। आप ए तो 0 पॉइंट पे ही था, बी को भी आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लाया और बी था निगेटिव, मतलब इनफ्लो था। अब ए और ए प्लस बी आपने यहाँ पे किया। अब आपको करना क्या है, ए प्लस बी अब तो आपने कर लिया, अब आपको करना यह है कि सर इस कॉस्ट को, जो एंड की है दोनों, इस कॉस्ट को हर साल में डिवाइड कर दो। यानी कि इसको डिवाइड करो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। इसको डिवाइड करो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। तो ये क्या होगा, आपने हर साल की इसकी इक्वेटेड कॉस्ट निकाल ली, तो हर साल में ये कैश फ्लो बढ़ गई। और ऑलरेडी क्वेश्चन में हर साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपने ये वाली कॉस्ट डाल दी, ए प्लस बी वाली, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कर सकता हूँ क्योंकि उसी टाइम की कैश फ्लो है वो। आया समझ में? सो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% से 15 साल के लिए, ये 15 है 20 है, ये 20 है, 20 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% से 15 साल के लिए। अब ये निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इक्वल टू करके एम प्लस करोगे 15 बार तो आपका आंसर आ जाएगा, एम प्लस करोगे 20 बार तो आपका आंसर आ जाएगा। .239 तो ये 15 साल का फैक्टर है। वन डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू एम प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। So this is something like 7.6061। तो ये आता है आपका 7.606। इसके अलावा 16, 17, 18, 19, 20, दैट्स 8.514। एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करूँगा मैं। .117 आ रहा है, 149 था वो, और 7.606। वन डिवाइड बाई 1.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7.606। $8.514। ठीक है, सही है। अब आपका इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ इसके अंदर में इंस्टॉलेशन और इनिशियल कॉस्ट है। 23,40,400 डिवाइडेड बाई 8.514, दैट्स 22,74,888।
5,13,331, 32 ले लो, 32। बस ये एक फिगर निकालनी थी और अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब आपको सिर्फ क्लरिकल चीज़ें करनी है। आपने स्टार्टिंग की कॉस्ट और क्लोजिंग की जो कैश फ्लो थी उसकी एनुअल कैश फ्लो निकाल ली है और बाकी की एनुअल कैश फ्लो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट पर एनम। सबसे पहले तो इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ इनिशियल कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू, हर साल की कॉस्ट ले लो। ये प्लांट ए, ये प्लांट बी, सो ये आ गया 274,888, यहाँ आ जाएगा 513332। अब उसके बाद जितनी क्वेश्चन में दी है वो कैश फ्लोज ले लो। ये रहा वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिपेयर्स। पावर एंड फिक्स कॉस्ट। वेजेस देखो 1,00,000, 4,80,000, 80,000, 240 और 60, 140, 6, 1, 280 और 80। ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ बचा है। तो अब हम करेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट, सबकी टोटल। अब जो मैं टोटल करूंगा उसके अंदर में 3 चीज़ें कवर हो जाएगी। 274,888 प्लस 1,00,000 प्लस 480 प्लस 80 प्लस 240 प्लस 60,000, दैट्स 12,34,888। So this is 17,13,332। ठीक है, अब ये तो हो गई एक सर ए। दूसरा, अब आप देखो हर साल हम कितने यूनिट्स बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ क्या दिया है कि आउटपुट पर मिनट इज 200 एंड 400, और हम कितने घंटे काम करते हैं साल भर में ये दिया हुआ है। रनिंग आवर्स पर एनम, हम रनिंग आवर्स पर एनम इज 2,500 और 2,500, यानी कि दोनों का सेम है। मिनट्स, इसका मतलब आपको यहाँ पे, चलो एक काम करो, रनिंग मिनट्स निकालो। पर एनम 2,500 इंटू 60, 2,500 घंटे अगर साल भर में चल रही है तो 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट्स हो गए? दैट्स 1,50,000 मिनट। और आउटपुट पर मिनट कितना हो रहा है? $200, $400, राइट? ठीक है, ये आ गया टोटल आउटपुट। मल्टीप्लाई कर दो बी में, 1,50,000 इंटू 200, यह है आपका तकरीबन 3 करोड़ यूनिट्स आप साल भर में बनाते हो। फिर
और यहाँ आएगा डबल, 6 करोड़ यूनिट्स आप साल भर में बनाते हो। एक साल में, ठीक है। सो सी आउटपुट पर यूनिट कितना है। साल भर में कॉस्ट आपकी लगती है ए 12,34,000 और आपकी आउटपुट जो है साल भर का वो है 3 करोड़ का। तो ए बाई बी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर यूनिट कॉस्ट आपको कितनी लग रही है अपनी कंपनी में। 12,34,000 888 डिवाइडेड बाय 3 करोड़, so that will give you 0.04117 रुपीज़ पर यूनिट। और इधर में 17, 13, 3, 3, 2 सही है, डिवाइडेड बाय 6 करोड़, so that will give you 0.02855 285 भी लिख ले तो हो जाता। दिस इज़ रुपीज़ पर यूनिट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि प्लांट बी हमारे लिए फ़ायदे में है, क्योंकि प्लांट बी में हर एक यूनिट बनाने की कीमत कम है, 0.02 है, जबकि इधर में 0.04 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विल इट बी एडवांटेजियस टू बाय प्लांट ए और प्लांट बी। और ये कॉस्ट कोई 15 साल या 20 साल की नहीं है, हर साल के हर यूनिट की कॉस्ट है। अब आप कितने भी साल काम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15 साल है या 20 साल है, पूरी की पूरी कहानी आप समझो। हमने क्या किया, जो हमने मेन फिगर निकालना था, हमको ये वाली फिगर निकालना था 12 और 17 वाली। नंबर ऑफ यूनिट तो नीचे 3 करोड़ और 6 करोड़ तो निकाल लिया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 और 17 वाली कैश फ्लो जो निकाली उसके अंदर मैं क्या लिया, उसके अंदर 3 चीज़ें ली है, ध्यान देना। एक तो ये वाली कैश फ्लो ली जो कि एनुअल कैश फ्लो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी थी, और एक ये लिया, इसमें मेहनत करनी पड़ी, इसमें इनिशियल कैश और स्क्रैप वैल्यू टर्मिनल कैश फ्लो है वो इंक्लूडेड है। तो आपने जो 12 और 17 की जो कैश फ्लो थी उसके अंदर में 3 चीज़ें इंक्लूड की है, एक तो इनिशियल कैश फ्लो, तीसरा था आपका स्क्रैप वैल्यू, और दूसरा था आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सारी कैश फ्लोज आ चुकी है इसके अंदर में, लेकिन किस फॉर्म में, डायरेक्टली उठा के प्लस माइनस करने से नहीं होता, वो बच्चे करते हैं। ये एनुअल कॉस्ट हमने निकाला और उसके अंदर डाली, और एनुअल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया। सो आप बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड है, स्क्रैप वैल्यू इंक्लूडेड है, अदर एनुअल कॉस्ट सब इंक्लूडेड है सर, उसके अंदर में कुछ नहीं छोड़ा हम लोगों ने। सो दैट इज व्हाट योर आंसर इज। और आप देख लो क्लियरली दिख रहा है कि सेकंड वाला जो है उसमें पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम आ रही है। 12 लाख और 17 लाख में सिर्फ 5 लाख का डिफरेंस है, डबल भी नहीं है ना, 12 का 24 नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स अगर आप देखोगे तो 3 का 6 है सीधा। सो वो तो जायज़ सी बात थी कि प्लांट भी आएगा जैसे ही आपने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला। ख़त्म कहानी। आओ सर आप आंसर लिख लेंगे, और ये वाला क्वेश्चन 31 भी क्रॉस कर दो, ये भी हमने रिपीट किया है, मतलब ये क्वेश्चन भी आपके पास में जो हमने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वाला देखा था ना, वही है ये। मैं बता देता हूँ कौन सा है। ये वाला है, द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग जैसा है ना, सेम टू सेम। सो क्वेश्चन नंबर 17 जैसा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। सो इसमें ना आप अगर लेना चाहो तो ले लो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, बाकी आप होमवर्क के लिए रखो। इसमें ना फिगर्स अलग अलग है, मतलब अलग 2 टाइम पे पूछा था, तो इसको एज ए होमवर्क ले लो, लेकिन ये क्वेश्चन 17 जैसा ही है, लिख के चलना। विद दिस वी एंड द एंटायर चैप्टर ऑफ रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा लीजिंग डिसीजंस चैप्टर देखेंगे, और ये भी आपका सीए फाइनल का ही चैप्टर है, जो सीए इंटर पे अब न्यू सिलेबस में शिफ्ट कर दिया गया है, लीजिंग और डिविडेंड दोनों। सो छोटे छोटे चैप्टर्स है। लीजिंग डिसीजंस भी एक तरह से, उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ही निकालेंगे। सो उसमें लीजिंग में मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट्स नहीं है ज़्यादा,
समझने लायक जितना समझना था आपने ऑलरेडी पहले के 7वें और 8वें चैप्टर में समझ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आने वाले, एक दो नई नई चीज़ें मैं बताऊँगा उसमें। इसके बाद में ये जो इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट है ये वहाँ पे काफ़ी यूज़ होगा, और कैलकुलेशंस बहुत सारे आपको करने पड़ेंगे, बहुत ही सारे। मतलब ये जो हमने कैपिटल बजटिंग में देखा उससे भी ज़्यादा वहाँ पे कैलकुलेशंस रहेंगे, बड़े बड़े फिगर्स रहेंगे, बड़े बड़े टेबल्स रहेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद डिविडेंड डिसीजंस काफ़ी इजी चैप्टर रहेगा आपके लिए, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू गो थ्रू इट। एंड लास्ट वाला चैप्टर सबसे बड़ा होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। टिल दैट टाइम, बाय बाय फ्रॉम मी।